हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं कार्तिक शर्मा। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। कुछ बुक में चैप्टर नंबर 8 है, कुछ में 7 है। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस फाइनेंस। बेटा बिजनेस फाइनेंस है क्या, व्हाट डू वी मीन बाय बिजनेस फाइनेंस। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड है, वैसे ही बिजनेस में बिजनेस फाइनेंस। बिना फंड के कोई भी बिजनेस को आप नहीं कर सकते, राइट। हम अज्यूम भी नहीं कर सकते बिना पैसे के किसी भी बिजनेस को, राइट। क्लियर। तो टर्म फाइनेंस मींस मनी और फंड। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, मनी या फंड। द रिक्वायरमेंट ऑफ फंड बाय द बिजनेस टू कैरी आउट इट्स वेरियस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस फाइनेंस। कि भैया जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस को क्या करने के लिए, अपनी अलग अलग एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस फाइनेंस। ठीक है बेटा। फाइनेंस इज नीड एट एवरी स्टेज इन द लाइफ ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की लाइफ में हर स्टेज पे फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। अ बिजनेस कैन नॉट फंक्शन अनलेस एडुकेट फंड आर मेड अवेलेबल टू इट। अगर बिजनेस के पास फंड नहीं है तो बिजनेस जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर सकता। चलिए आता है हमारे पास नीड ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि भैया कहां कहां पर आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। चलिए पहले देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो भैया पैसा चाहिए कहां पर, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब क्या होता है बेटा, जब भी आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो आपको क्या खरीदना पड़ता है, आपको खरीदनी पड़ती है फिक्स एसेट्स। जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, सब चीजें आपको परचेस करनी पड़ती है ना, राइट। द फंड रिक्वायर्ड इन फिक्स्ड एसेट्स रिमेन इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये क्या होता है, लंबे पीरियड ऑफ टाइम तक ये पैसा बिजनेस में ही इन्वेस्ट रहता है। तो अपनी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। इसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, ये बेटा ये वो पैसा चाहिए होता है हमें जो हमें डे टू डे वर्क्स को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, राइट। समझो, अ बिजनेस नीड फंड फॉर डे टू डे ऑपरेशन। डे टू डे ऑपरेशन के लिए चाहिए होता है। दिस इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। आपको कच्चा माल खरीदना है, राइट। टू पे सैलरी, सैलरीज पे करनी है एम्प्लॉइज को, वेज पे करना है, रेंट पे करना है अपने प्रीमिसेस का, टैक्सेस पे करने हैं। इन सब के लिए आपको क्या चाहिए होता है बेटा, फंड चाहिए होता है। उसको हम बोलते हैं क्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ठीक है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट जो फिक्स असेट्स को खरीदने के लिए चाहिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो आपको अपनी डे टू डे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। ठीक है। अब आता है डाइवर्सिफिकेशन। अ कंपनी नीड मोर फंड टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन टू बिकम अ मल्टी प्रोडक्ट कंपनी। अगर आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डील करना है, राइट, आपको एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनना है। जैसे आईटीसी है, आईटीसी जो है वो होटल्स में भी डील करती है, राइट, टोबैको वगैरह भी बनाती है और भी बहुत सारे कंज्यूमेबल आइटम्स बनाती है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है ये। जब आपको एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी बनना है मतलब आपको डाइवर्सिफाई करना है अपने प्रोडक्ट्स को, तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए, तभी तो डाइवर्सिफाई कर पाओगे। चलिए आगे आता है हमारे पास टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। टेक्नोलॉजी आपको इंप्रूव करनी है, राइट। आपके पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो इतनी एफिशिएंट नहीं थी, मार्केट में एक अच्छी और नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप क्या करोगे, आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा और वो आएगा कहाँ से, बिजनेस फाइनेंस से। ठीक है। नई टेक्नोलॉजी को लेने के लिए जो पैसा है वो कहाँ से आएगा, बिजनेस फाइनेंस से। ठीक है। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपको ग्रो करना है। हायर ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर हायर इन्वेस्टमेंट। सिंपल सी बात है, बिना इन्वेस्टमेंट के आप कभी भी ग्रो नहीं कर सकते यार। आप, मैं आपका एग्जांपल लेता हूँ, अगर आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप ग्रो कर सकते हो, कभी नहीं। ये तो बिजनेस है, राइट। इसमें तो इन्वेस्टमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं। तो ग्रो करना है तो यू नीड इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। फाइनेंस इज नीड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, दोनों के लिए ही फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। बिना पैसे के एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आता है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्स ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। पीरियड के बेस पे करते हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म। ठीक है। ओनरशिप के हिसाब से क्या होता है, ऑनर्स फंड और बोरोड फंड। सोर्स ऑफ जनरेशन के हिसाब से करते हैं इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स। इसके बहुत सारे सब पार्ट सबके, एक एक करके हमें रीड करना है। ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड हम कितने पार्ट में करते हैं, 3 पार्ट में, राइट। लॉन्ग टर्म सोर्स, मीडियम टर्म सोर्स और शॉर्ट टर्म सोर्स। ठीक है। पहले देखते हैं लॉन्ग टर्म सोर्स। लॉन्ग टर्म सोर्स क्या करता है, फुलफिल करता है फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर द पीरियड एक्सीडिंग 5 ईयर। भाई 5 साल से ज्यादा के लिए आपको पैसा चाहिए तो वो कौन फुलफिल करेगा, आपका लॉन्ग टर्म सोर्स। ठीक है। इंक्लूड सोर्स सच एज शेयर। इसमें क्या क्या आता है, शेयर हो गया, डिबेंचर हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोविंग हो गई, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये सब किसके अंदर आता है बेटा, लॉन्ग टर्म सोर्स के अंदर। ठीक है। मतलब वो पैसा जो आपको 5 साल के बाद चुकाना है,
राइट। अगर आपको 5 साल से ज्यादा पीरियड के लिए पैसा चाहिए तो कहाँ से लोगे आप? लॉन्ग टर्म सोर्स से लोगे, जैसे शेयर हो गए, डिबेंचर हो गए, आप बोरोविंग हो गई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। क्लियर? ये सारे इसके सोर्स होते हैं। ये मेनली लिया क्यों जाता है? जैसे कि आप क्या कर सको बेटा, फिक्स असेट्स खरीद सको, जैसे इक्विपमेंट, प्लांट, इन सबको खरीदना है आपको, तो उसके लिए आप ये लेते हो। इसके बाद आता है हमारे पास मीडियम टर्म। मीडियम टर्म क्या है? जब भी आप फंड रेज करोगे, कितने के लिए? 1 साल से ज्यादा बट 5 साल से कम, उसको बोलते हैं क्या? मीडियम टर्म। 1 साल से ज्यादा पर 5 साल से कम। ठीक है बेटा। ये सोर्स होता है मेनली जो है वो कहां से आता है? कॉमर्शियल बैंक से बोरो कर लिया आपने, पब्लिक डिपॉजिट, आपने डायरेक्टली पब्लिक से पैसा मांग लिया। ठीक है। लीज फाइनेंसिंग, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सारे इसके सोर्स होते हैं। ठीक है। अगला है हमारे पास शॉर्ट टर्म फंड। शॉर्ट टर्म फंड कौन से होते हैं? जो 1 साल से पीरियड से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब 1 साल से कम के लिए जो भी आपने लोन लिया है कि 1 साल के अंदर तो आप पे बैक कर दोगे। ठीक है। तो वो होता है हमारे पास शॉर्ट टर्म फंड। इसमें क्या क्या आता है बेटा? ट्रेड क्रेडिट, लोन फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, और कॉमर्शियल पेपर, ये सारे आते हैं इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए। इसका इस्तेमाल हम मेनली कहाँ करते हैं बेटा? डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। तो अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक आता है ऑनर फंड, दूसरा आता है बोरो फंड। ऑनर फंड का नाम से पता लग रहा है, ऑनर फंड मतलब मालिक का पैसा, राइट। जो पैसा किसने लगा रखा है? मालिक ने लगा रखा है अपने बिजनेस में, पार्टनर्स ने लगा रखा है अपने बिजनेस में, राइट। ये इसके अंदर प्रॉफिट भी आता है। जो प्रॉफिट होता है ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जो प्रॉफिट हुआ है उसको दोबारा से अगर आपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो वो भी किसमें आता है बेटा? ऑनर्स फंड में ही आता है, राइट। तो मेन सोर्स कौन कौन से हैं इसके? इक्विटी शेयर्स और रिटेन अर्निंग। इक्विटी शेयर और रिटेन अर्निंग जो इसके मेन सोर्स होते हैं, राइट। और इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट होती है ना बेटे, कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये सिंपल सी बात है। आपने अगर शेयर्स इशू करे हैं, राइट, आपने पैसा लिया है किससे? शेयर होल्डर से, तो आपको कंट्रोल जो है बिजनेस के ओनरशिप का वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है। और ये बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कि भैया जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने जितने के शेयर खरीदे हैं और जो रिटर्न है वो वापस आएगा या नहीं आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है बेटा। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास बोरो फंड। बोरो फंड नाम से पता लग रहा है जो आपने बोरो करा है, आपने जो बाहर से बोरो करा है, राइट। इफ द इन्वेस्टमेंट कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द बिजनेस, बिजनेस के बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही तो क्या बोलते हैं उसको? हम बोरो फंड बोलते हैं। ठीक है बेटा। इट कैन नॉट बी अ परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल। ये परमानेंट सोर्स नहीं होता, बिकॉज इट हैज टू बी रिटर्न। ये परमानेंट सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं है, क्योंकि आपको ये पैसा वापस करना पड़ता है आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। इवन थ्रो इट कैरी लेस रिस्क, रिस्क थोड़ा कम होता है इसमें। ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट और रिटर्न तो आपको मिलनी ही मिलनी है। जैसे आपने लोन लिया किसी कॉमर्शियल बैंक से, राइट, तो आपको उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना ही करना है, और साथ में आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्हें पे करना पड़ेगा हर साल, राइट। इट डज नॉट ग्रांट कंट्रोल, बट इसमें कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। वो मालिक नहीं बनेंगे। जो जिस बैंक से आपने लोन लिया है वो आपके बिजनेस का ऑनर नहीं बनने वाला, कंट्रोल उसके हाथ में नहीं जाएगा, वोटिंग राइट्स वगैरह उसके हाथ में नहीं जाएंगे। ठीक है। अ फिक्स इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो लेविड, इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, राइट। इट कैन पुट अ लॉट ऑफ बर्डन। इससे क्या होता है? बर्डन बन जाता है कि भैया ये पैसा वापस करना है आपको, तो बिजनेस के ऊपर एक बर्डन बना रहता है हमेशा, राइट। व्हेन द कंपनी बिजनेस इज नॉट राइजिंग इनफ फंड, पे बैक तो करना ही करना है, बिजनेस बढ़े या ना बढ़े। ठीक है बेटा। चलिए, अगला आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। सोर्स ऑफ जनरेशन के हिसाब से अगर देखें हम, तो एक होता है इंटरनल सोर्स, एक होता है एक्सटर्नल सोर्स। कि भैया जो फंड है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, उसके बेस पे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इंटरनल मतलब क्या होता है? जो फंड जनरेट हो रहा है कहाँ पे? इंटरनल, नाम से मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो फंड जनरेट हो रहा है। ठीक है। तो ओनली शॉर्ट टर्म एंड लिमिटेड नीड कुड बी फुलफिल्ड बाय दिस सोर्स। केवल शॉर्ट टर्म नीड ही फुलफिल हो पाती है इस सोर्स से, राइट। जैसे आपने रिटेन अर्निंग कर ली, फ्लोइंग बैक प्रॉफिट का मतलब होता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट का वो भाग जो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो वो आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर दोगे, राइट। ऐसे ही डिपॉजिटिंग सरप्लस इन्वेंट्रीज, ये सब जो सोर्स होते हैं वो बहुत थोड़ी ही रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाते हैं, बट इसके अपने अपने बेनिफिट्स हैं। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स मतलब जो आप बाहर से ले रहे हो, बाहर से ले रहे हो उसका मतलब क्या है? ये थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं, राइट, इंटरनल के मुकाबले में एक्सपेंसिव होते हैं। कौन कौन से आते हैं इसके अंदर? आपने कॉमर्शियल बैंक से ले लिया, राइट, पब्लिक डिपॉजिट ले लिया, डिबेंचर्स इशू कर दिए, ये सब कौन से होते हैं? आपके एक्सटर्नल सोर्स। चलिए बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं रिटेन अर्निंग। सोर्स ऑफ फंड फाइनेंस में हमें अलग अलग पार्ट्स पढ़ने, सबसे पहले देखते हैं रिटेन अर्निंग। ठीक है। आउट ऑफ द कंपनीज टोटल अर्निंग, अ सर्टेन सेक्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट कैन बी सेव फॉर द फ्यूचर। टोटल अर्निंग में से कंपनी की कुछ पार्ट जो है वो फ्यूचर के लिए सेव कर लिया जाता है, राइट। सिंपल वर्ड में मैंने आपको बताया, प्रॉफिट का वो पार्ट जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, जो अपने फ्यूचर यूज के लिए रख लिया गया बिजनेस द्वारा, उसको क्या बोलते हैं हम? रिटेन अर्निंग। अर्निंग रिटेन कर ली गई, रिटेन्ड, वो अर्निंग जो आपने रिटेन कर ली किसमें? बिजनेस में, ऑनर को नहीं दी। क्लियर।
दिस पार्ट इज नॉट डिवाइडेड अमंग द शेयर होल्डर एंड इज सोर्स ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग। क्या होता है ये? सेल्फ फाइनेंसिंग होता है। ठीक है बेटा, इट डिपेंड हैवीली ऑन द नेट प्रॉफिट एंड द एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये बेटा नेट प्रॉफिट पे डिपेंड करता है कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है और आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइम से चल रही है, इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आता है हमारे पास मेरिट्स। मेरिट्स क्या है इसके? ये परमानेंट सोर्स ऑफ फंड होता है। ठीक है, परमानेंट है, प्रॉफिट होगा, आप रख सकते हो उस प्रॉफिट का एक पार्ट। ठीक है, इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कोड। एक्सप्लिसिट को मतलब क्या? इस पैसे को आपको बाहर से लेने के लिए बहुत ज्यादा पैसा को कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब ना इंटरेस्ट पे करना है, ना डिविडेंड पे करना है, ना फ्लोटेशन को। फ्लोटेशन को मतलब क्या होता है? रेस करने का जो खर्चा होता है। जब भी आप किसी सोर्स ऑफ फंड को रेस करते हो ना, तो आपको बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे आपको अंडर राइटर कमीशन पे करना पड़ता है, ठीक है, प्रोस्पेक्टस वगैरह बनाने पड़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं। ठीक है, चलिए, एज ए फंड आर जनरेटेड इंटरनली देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम। ऑपरेशनल फ्रीडम मिलती है भैया, पैसा आपके खुद का है तो आप अपने हिसाब से बिना किसी से पूछे यूज कर सकते हो ठीक से, राइट? आ रही है बात समझ में? और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। अगला, इट एनहांस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू ऑब्जर्व अनएक्सपेक्टेड लॉस। इससे क्या होता है? जो अनएक्सपेक्टेड लॉस है, हमें पता है कि कुछ लॉस होने वाला है या हो सकता है इन फ्यूचर, तो वो कहाँ से कवर हो जाएगा? आपकी रिटेन अर्निंग से, राइट? तो अब जब आपको आने वाले लॉस के लिए ऑलरेडी आपके पास फंड है, राइट, तो आप आने वाले जितने भी चेंजेस वगैरह है, जो भी आपकी अनसर्टेनिटी है, उससे आप डील कर सकते हो, राइट? तो उससे आपको बिजनेस ग्रो करेगा, उससे आपके कंपनी के जो शेयर्स है वो भी क्या करेंगे? ग्रो करेंगे। इसके बाद आता है बेटा लिमिटेशंस। लिमिटेशन में क्या आता है? पहली लिमिटेशन है कि एक्सेसिव फ्लोइंग बैक में कॉज डिससैटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर। भैया सिंपल सी बात है, अगर आप शेयर होल्डर को डिविडेंड कम दोगे तो वो सेटिस्फाई तो नहीं होगा ना, राइट? अगर लोअर डिविडेंड दोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं होगा। क्या क्या? पैसा ही नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। तो वो खुश नहीं रहेगा अगर आप उसको डिविडेंड कम दोगे तो। इट इज अ अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड, प्रॉफिट ऑफ बिजनेस आर फ्लैक्चुएटिंग। भैया इट अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है बेटा। जो तो नहीं कि हर साल प्रॉफिट हो गई होगा, इतना प्रॉफिट हर साल हो ही जाए कि आप रिटेन कर सको उसमें से, ठीक है ना? तो अनसर्टेन है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद दिस फंड इज नॉट रीऑर्गेनाइज्ड बाय द मैनी फर्म। ज्यादातर फर्म्स क्या करती है कि इस पैसे की ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एनालाइज नहीं करती। यार आज में अपना ही पैसा है ना, बहुत उसको ना फॉर ग्रांटेड ले लेती है, अपना ही पैसा जहां मर्जी लगा दो। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को एनालाइज करना पड़ेगा कि भैया ये पैसा ठीक से इन्वेस्ट करना है आपको। ठीक है, उसको हमेशा ज्यादातर फर्म जो है वो ढंग से यूज नहीं करती, उसको ना फॉर ग्रांटेड ले लेती है कि अपना ही तो पैसा ठीक है। इसमें लीड टू द सब ऑप्टिमल यूज ऑफ द फंड, जिससे कि फंड का ठीक से इस्तेमाल नहीं हो पाता। तो अगला आता है हमारे पास ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट क्या होता है बेटा? सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस है ये, वेयर बिजनेस एक्सटेंड्स क्रेडिट फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विस टू द अदर। कि भैया जहां पर बिजनेस जो है वो परचेज करता है, ठीक है, गुड्स और सर्विस, किस पे? उधार पे। उधार पे जब सामान खरीदा जाता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, इजी। चलिए, ये डिपेंड करता है किस पे? गुडविल और डिसेंट फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ अ फर्म। फर्म की गुडविल कितनी है कि भैया ये पैसा वापस देता है नहीं देता, ठीक है, उसे कितना नाम है और किस कैसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है। जो ऑलरेडी डैप में फंसा हुआ है उसको उधार पे सामान नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए मेरिट्स देखते हैं बेटा। तो सिंपल वर्ड में उधार पे सामान खरीदना वही होता है हमारा ट्रेड क्रेडिट, राइट? ट्रेड क्रेडिट जो है वो कन्वीनियंट एंड कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ फंड है, लगातार मिलता रहता है, राइट? कॉन्टिन्यूस सोर्स ऑफ फंड है, रेडली अवेलेबल है, राइट? अगर आपकी क्रेडिट वॉरंटी अच्छी है, आप समय पर उधार चुका देते हो तो आपकी क्रेडिट वॉरंटी बनती है उससे, ठीक है? तो आपको टाइम टू टाइम जब आपको चाहिए तब आपको ये सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल है आपके लिए। ट्रेड क्रेडिट नीड टू बी प्रमोट द सेल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। उधार पे सामान बेचते हैं तो क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की सेल बढ़ती है, ठीक है? चलिए, इफ द ऑर्गेनाइजेशन वांट टू इंक्रीज द इन्वेंटरी लेवल इन ऑर्डर टू मीट द एक्सपेक्टेड राइज इन द सेल वॉल्यूम इन द नियर फ्यूचर, इट मे यूज ट्रेड क्रेडिट और फाइनेंस द सेम। अगर इन्वेंट्री लेवल बढ़ाना है, आपको अपना इन्वेंट्री लेवल बढ़ा के रखना है कि भैया आपके पास स्टॉक पड़ा रहना चाहिए, तो आप सामान कैसे खरीदो? उधार में सामान खरीद लो। जैसे सेल होता रहेगा वैसे वैसे आप आगे पेमेंट करते रहोगे, तो एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है? इट डज नॉट क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट। आपके असेट पे कोई चार्ज नहीं है, राइट? आपको ये जो फाइनेंस है वो किसी सिक्योरिटी के बेसिस पे नहीं मिलता, राइट? ये आपकी रेपुटेशन गुडविल के बेसिस पे मिलता है, ठीक है बेटा? चलिए, अगला आता है हमारे पास, की कमियां क्या है। ये इजिली अवेलेबल है तो लोग ना ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, ज्यादा सामान मंगा के रख लेते हैं अपने पास, राइट? जिससे क्या होता है? रिस्क बढ़ जाता है किसी भी फर्म को, ठीक है? ऑन लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड कैन बी जनरेटेड थ्रू द ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट से बहुत लिमिटेड पैसा ही आप जनरेट कर सकते हो, ठीक है? इट जनरली कॉस्टली सोर्स ऑफ फंड एज कंपेयर टू मोस्ट अदर सोर्स ऑफ रेजिंग मनी।
बाकी बहुत सारे सोर्स ऐसे हैं जो इससे भी सस्ते हैं, तो उनके मुकाबले में थोड़ा सा कॉस्टली सोर्स है। ठीक है बेटा, चलिए अगला आता है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है? व्हेन ऑर्गेनाइजेशन रेज सर्टेन डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक, जब आप डायरेक्टली पैसा कहाँ से लोगे? पब्लिक से लोगे, राइट, उसी को बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। यूजुअली द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड ऑन द पब्लिक डिपॉजिट हायर देन द ऑफर्ड बाय द बैंक डिपॉजिट। सिंपल सी बात है, जब पब्लिक को बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट दोगे तभी तो वो आपको पैसा देगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, those who are interested in investing in the organization they can do so by filling the designated form। एक फॉर्म मिलेगा उनको, वो फॉर्म फिल करेंगे और पैसा आपको प्रोवाइड कर देंगे आपकी फर्म को। ठीक है ना। मेरिट्स क्या है बेटा इसकी? द प्रोसीजर ऑफ ऑब्टेनिंग डिपॉजिट इज सिंपल एंड डज नॉट कंटेन रेस्ट्रिक्शन कंडीशन एज जनरली देयर इज अ लॉन्ग एग्रीमेंट। क्या होता है? लोन एग्रीमेंट होता है भैया, राइट। तो इसको लेने की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? बहुत सिंपल होती है और कोई ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन के अंदर नहीं होती, तो आराम से मिल जाता है। ठीक है, चलिए कॉस्ट ऑफ पब्लिक डिपॉजिट इज जनरली लो देन द बोरोइंग फ्रॉम बैंक। बैंक से आप लोन लेते हो तो उसके मुकाबले में जो पब्लिक डिपॉजिट होता है वो आपको सस्ता पड़ता है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट डज नॉट यूजुअली क्रिएट एनी चार्ज ऑन द असेट। असेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, इस डिपॉजिट के लिए आपको कोई सिक्योरिटी एज ए चार्ज नहीं रखनी पड़ेगी, राइट। चलिए एज अ डिपॉजिट डू नॉट हैव वोटिंग राइट, और जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनको कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता, तो आपका जो कंट्रोल है वो भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, राइट। ऐसा नहीं कि जिसको आपने डिपॉजिट्स जिससे आपने लिए हैं वो आपके मालिक बनेंगे कंपनी के, नहीं, वो केवल एक लैंडर है एक तरीके से। ठीक है ना। कुछ लिमिटेशंस भी है बेटा इसकी, ठीक है ना। लिमिटेशन देखते हैं हम लोग। पहली आती है न्यू कंपनी जनरली फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज फंड थ्रू पब्लिक डिपॉजिट। ठीक है, पब्लिक किसी ऐसी फर्म पे विश्वास नहीं करेगी जो अभी अभी स्टार्ट हुई है, जिसके कोई नाम नहीं है, राइट। उनको डर रहेगा ना कि यार कोई सिक्योरिटी तो है नहीं, राइट, तो भाग गई तो क्या होगा, ये फर्म भाग गई तो क्या होगा। तो जो नई फर्म्स होती है उन्हें नहीं मिलता पब्लिक डिपॉजिट से पैसा। इट इज अनरिलायबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज द पब्लिक में नॉट रिस्पॉन्ड व्हेन द कंपनी नीड मनी। ये अनरिलायबल है, विश्वास नहीं कर सकते आप इसके ऊपर कि क्या पता भैया पब्लिक रिस्पॉन्ड ही ना करे उस टाइम पे, पब्लिक इंटरेस्टेड ना हो उस टाइम पे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। कलेक्शन ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में प्रूव डिफिकल्ट। ठीक है, कलेक्शन जो होता है पब्लिक डिपॉजिट का वो डिफिकल्ट होता है, पर्टिकुलरली व्हेन द साइज ऑफ डिपॉजिट रिक्वायर्स लार्ज। जब बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होगा ना तो उस टाइम पे पैसा पब्लिक से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है बेटा, ये कुछ लिमिटेशंस है हमारे पास। तो अगला आता है बेटा हमारे पास इशू ऑफ शेयर। इसको हम शेयर कैपिटल भी बोलते हैं, जहां पर कैपिटल जो होती है पूरी फर्म की उसको डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे मार्केटेबल यूनिट्स में। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शेयर्स बोलते हैं। ई शेयर गेट अ वेरिएंट वैल्यू फिक्स्ड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। वो शेयर की वैल्यू जो है वो वेरिएंट होती है, बट स्टार्टिंग में उस वैल्यू को हमेशा फिक्स रखा जाता है, बाद में वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट की कंडीशंस क्या है उस पर्टिकुलर शेयर की। ठीक है, उसके हिसाब से वो वेरी करती है। क्लियर। और दो तरह के शेयर्स हमें पढ़ने हैं चैप्टर में बेटा। पहला आता है हमारे पास इक्विटी शेयर और दूसरा आता है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फंड होता है। ठीक है बेटा, इक्विटी शेयर जो होते हैं ये ऑनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। क्या रिप्रेजेंट करते हैं कंपनी में? ऑनरशिप, राइट। इसीलिए इनको ऑनरशिप कैपिटल या फिर ऑनर्स फंड भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी इक्विटी शेयर होल्डर होंगे वही रियल ऑनर होते हैं किसके? आपकी कंपनी के। अरे ये बात समझ में। चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल इज प्रिक्यूज टू द क्रिएशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी जब भी बनती है उस टाइम पे आपको रिक्वायर्ड होती है क्या? इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर होल्डर डू नॉट गेट फिक्स डिविडेंड। इनको फिक्स डिविडेंड नहीं मिलता, इनको पे किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग बाय द कंपनी। जितना कंपनी अर्न करेगी उसके बेस पे इनको पे किया जाएगा, बट फिक्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक फिक्स पेमेंट नहीं होती इनकी। जो डिविडेंड है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, दे आर रेफर्स एज टू द रेजिडुअल ऑनर। इनको ना रेजिडुअल ऑनर कहते हैं, वो मालिक जिन्हें बचा कुचा मिलेगा। रेजिडुअल का मतलब समझते हो ना? बचा कुचा, राइट। सारे क्लेम्स पे करने के बाद, सारे क्लेम्स पे करने के बाद जो बचता है वो किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। ठीक है बेटा, चलिए इनको रिवार्ड अच्छा खासा मिलता है भैया, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है इनका, राइट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होती है बाकी सोर्स के मुकाबले में, राइट। तो ये रिस्क भी बहुत ज्यादा बियर करते हैं बेटा। रिटर्न अच्छी है तो रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। अच्छा, लाइबिलिटी कैसी होती है इनकी? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी इनकी वो लिमिटेड है, समझो इस बात को। जैसे एक पर्सन ए है, ए ने 100 रुपए के कितने शेयर खरीदे? 10 शेयर खरीदे।
ठीक है, उसमें से वो 5,000 रुपये, मतलब टोटल कितने हो गए, 10,000 रुपये के शेयर खरीदे उसने, उसमें से 5,000 रुपये वो कंपनी को पे कर चुका है, राइट। तो उसकी जो लाइबिलिटी बची वो कितने की बची, केवल 5,000 रुपये की, कि भैया अगर कुछ लॉस होता है कंपनी मांगती है तो उसको केवल 5,000 रुपये पे करना है, उससे ज़्यादा कुछ पे नहीं करना। तो लाइबिलिटी जो होती है कैसी होती है, लिमिटेड होती है। इसके बाद इनको ना वोटिंग राइट मिलता है। क्या मिलता है बेटा, वोटिंग राइट, मतलब ये पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, मैनेजमेंट में। चलिए अब इसकी मेरिट देखते हैं, ठीक है। जो भी इन्वेस्टर अच्छा खासा रिस्क लेने के लिए रेडी है उनके लिए बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि रिस्क ज्यादा होता है तो रिटर्न भी ज्यादा होती है, ठीक है बेटा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड जो होती है इक्विटी शेयर होल्डर की, वो कंपलसरी नहीं होती, इसलिए कंपनी के ऊपर कोई बर्डन नहीं आता, ठीक है। चलिए, इश्यू इक्विटी शेयर जो है वो एक परमानेंट कैपिटल होती है। क्या होती है बेटा, इसमें कोई टाइम बाग नहीं है। जब कंपनी लिक्विडेट होगी, जिस टाइम पे कंपनी बंद होगी, राइट, उस टाइम पे आपको पे करना होता है, वो भी जो बचा कुचा होता है, क्रेडिटर्स वगैरह सब कुछ पे करने के बाद, सारे क्लेम्स पे करने के बाद जो बचता है वो आप वापस कर देते हो किसको, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। इक्विटी कैपिटल प्रोवाइड अ क्रेडिट वर्टनेस टू द कंपनी एंड कॉन्फिडेंस टू प्रोस्पेक्टिव लोन प्रोवाइड्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपकी कंपनी में बहुत सारे शेयर्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं, तो उस कंपनी की क्रेडिट वर्टनेस बनती है कि वो बाहर से और लोन ले सकता है, ठीक है ना। अगर आपने ऑलरेडी सारा सारा पैसा लोन से ले रखा तो आपकी क्रेडिट वर्टनेस तो खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद आता है हमारे पास फंड जो है वो, जो आप इक्विटी शेयर से रेस करते हो उसका कोई किसी भी एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता, राइट। किसी भी एसेट पे कोई चार्ज नहीं बनता, किससे, इक्विटी शेयर से, ठीक है बेटा। कोई मॉर्गेज वगैरह जो है नहीं है इसमें। डेमोक्रेटिव कंट्रोल होता है मैनेजमेंट पे, वोटिंग राइट सबको मिलते हैं इसमें, तो कंट्रोल कैसा रहता है बेटा, डेमोक्रेटिव कंट्रोल रहता है, ठीक है बेटा। तो बेटा अब देखते हैं हम इसकी लिमिटेशंस, ठीक है। Investors who want steady income may not prefer equity shares, जिनको एक steady income चाहिए कि permanent income आती रहे, उनके लिए ये नहीं है, ठीक है। Cost of equity share जो होती है वो ज्यादा होती है in comparison to other source of fund, ठीक है। चलिए अगला आता है, issue of additional equity share dilute the voting right या voting power of the existing शेयर होल्डर। जब भी आप नए शेयर्स इशू करोगे तो पुराने जो शेयर होल्डर है उनके पावर जो होगी, उनका जो कंट्रोल होगा इस पे, फर्म पे, कंपनी पे, वो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। और ज्यादातर इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये पसंद नहीं होता। मोर फॉर्मेलिटीज एंड प्रोसीजर डिले आर इन्वॉल्व्ड व्हाइल रेजिंग फंड थ्रू द इशू ऑफ इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर से आपको फंड रेज करना है तो बहुत सारे फॉर्मेलिटीज प्रोसीजर को आपको फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से पैसा लेने में काफी टाइम लग जाता है। क्या कर रहा है कार्तिक। तो अगला आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन सा होता है बेटा हमारे पास, ये वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाती है। नाम से बता रहा है, प्रेफरेंस कहां प्रोवाइड की जाएगी, जब भी रीपेमेंट करेंगे हम लोग, लिक्विडेशन के टाइम पे, जब भी कंपनी लिक्विडेट होगी उस टाइम पे जब भी हम रीपेमेंट करेंगे तो इनको प्रेफरेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा इनको हमेशा एक फिक्स्ड डिविडेंड जो है वो पे किया जाता है, ठीक है। इनका डिविडेंड जो है वो फिक्स रहता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न रहती है इनकी, ठीक है बेटा। चलिए इसकी मेरिट देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर प्रोवाइड रीजनेबल स्टेडी इनकम। क्या होता है, एक परमानेंट इनकम मिल गई इन्वेस्टर को, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर आर यूजफुल फॉर दोज इन्वेस्टर हु वांट फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, जिसको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, ठीक है, और लो रिस्क में चाहिए, उनके लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। इट डज नॉट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। अगर आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू करते हो तो इक्विटी शेयर होल्डर का कंट्रोल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो डिवाइड नहीं होता, ठीक है ना। आगे बस समझ में, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। केवल वोटिंग राइट कब होता है इनके पास, जब इनके किसी मैटर का डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है ना। प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड कोई मैटर होगा उसका डिसीजन लिया जाएगा, तब इनका वोटिंग राइट होता है। पेमेंट ऑफ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफर शेयर में एनेबल अ कंपनी टू डिक्लेयर हायर रेट ऑफ डिविडेंड फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर। कि भैया इनका तो क्या है, फिक्स कर दिया आपने, राइट। तो जो बचे हुए इक्विटी शेयर होल्डर है उनके लिए आप अच्छा खासा हाई रेट ऑफ डिविडेंड आप इश्यू कर सकते हो, ठीक है। चलिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ preferential right on the repayment of equity share in the event of liquidation। मैंने बताया लिक्विडेशन के टाइम पे इनको प्रेफरेंस मिलती है कि पेमेंट पहले इनकी की जाएगी, ठीक है बेटा। और ये कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता, असर के किसी भी कंपनी किसी भी एसेट पे कोई चार्ज क्रिएट नहीं करता, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा इसकी लिमिटेशन। तो क्या क्या लिमिटेशन है, नॉट सुटेबल फॉर दोज इन्वेस्टर और विलिंग टू टेक रिस्क, जो रिस्क लेना चाहते हैं और जो इंटरेस्टेड है इसमें हायर रिटर्न में, उनके लिए सही नहीं है, ठीक है बेटा। अच्छा, ये ना डाइल्यूट कर देता है क्लेम इक्विटी शेयर होल्डर का, किस पे, असेट पे, कंपनी की असेट पे जो
क्लेम होता है इक्विटी शेयर होल्डर का, उसको डाइल्यूट कर देता है, उसको कम कर देता है, ठीक है। चलिए, द रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है वो हाई होता है, ये इतना हाई होता है कि ये डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट है उससे भी ज्यादा होता है। तो क्या फायदा है इसका, राइट। एज द डिविडेंड ऑन दिस शेयर्स इज टू पेड ओनली व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट। ये एक चीज है कि डिविडेंड केवल तभी पे होता है जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है ना, कोई अश्योर्ड रिटर्न नहीं है। प्रॉफिट होगा तभी डिविडेंड पे किया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। दस दीज शेयर में नॉट वेरी अट्रैक्टिव टू इन्वेस्टर्स, तो इसलिए ये शेयर जो होते हैं वो इतने अट्रैक्ट नहीं करते किसको, इन्वेस्टर को। डिविडेंड पे इज नॉट डिडक्टिबल फ्रॉम द प्रॉफिट। देखिए टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते, ठीक है। अगर ये डिविडेंड जो आपने पे करा है, ठीक है ना, अगर कंपनी को उसका टैक्स बेनिफिट मिले तो मजा आ जाएगा, तो ये कोई टैक्स सेव नहीं करता, ठीक है, ये भी एक परेशानी है। जबकि अगर आप लोन लेते हो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हो, राइट, वो आपका प्रॉफिट में से रिड्यूस किया जाता है जब हम टैक्स को कैलकुलेट करते हैं, तो ठीक है बेटा। चलिए आगे आता है, इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं एक बार, ठीक है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस देख लेते हैं। डिविडेंड की बात करें, ठीक है, तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलता है कब, जब प्रेफरेंस शेयर को बढ़ जाएगा उसके बाद। इनको प्रायोरिटी मिलती है किसमें, इक्विटी शेयर में, पहले इनको बटेगा, ठीक है, फिर इनको। वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट मिलते हैं, इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होते। रिस्क, ये रिस्क ज्यादा होता है, इसमें रिस्क कम होता है। रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो ये फ्लैक्चुएट करता है प्रॉफिट के हिसाब से, यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न जो होता है, जो डिविडेंड होता है वो हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। कंट्रोल, ये मैनेजमेंट पे इनका कंट्रोल होता है, ये पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, इनका कोई कंट्रोल नहीं होता, इन्हें कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। तो अगला आता है बेटा हमारे पास डिबेंचर। डिबेंचर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट को रेज करने के लिए डिबेंचर जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, राइट। अ कंपनी कैन रेज फंड थ्रू इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को इशू करके एक कंपनी फंड रेज कर सकती है, जिसपे उसे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। डिबेंचर इशू बाय कंपनी इज ए एक्नॉलेजमेंट दैट द कंपनी हैज बोरोड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। तो ये एक तरीके से ना एक्नॉलेजमेंट होती है कि कंपनी ने पैसा लिया है और वो प्रॉमिस करती है कि वो एक फ्यूचर डेट में उस पैसे को वापस कर देगी, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स बोले तो क्या होते हैं, ये क्रेडिटर्स होते हैं किसके, कंपनी के। तो डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है एक स्पेसिफाइड इंटरवल में, 6 महीने में या फिर साल भर में उनको इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है। और सिंपल करूं तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, एक तरीके से एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो जनरल पब्लिक से पैसा लेने में आपको मदद करता है, राइट, एज अ लोन, कंप्लीट लोन की तरह ही होता है ये। इस पे एक फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको पे करना होता है और ये पैसा आपको एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद वापस करना होता है। बस उस अमाउंट को क्या कर दिया जाता है, लोन का जो अमाउंट होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, जैसे वो एसेसिबल हो जाए किसके लिए, जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है बेटा। अब देखते हैं इसकी मेरिट्स। मेरिट्स क्या है बेटा, इट इज प्रिफर्ड बाय इन्वेस्टर्स हु वांट अ फिक्स्ड इनकम और एट लेसर रिस्क। जो को वो इन्वेस्टर जिसको क्या चाहिए, फिक्स्ड इनकम चाहिए और रिस्क भी कम लेना है, उनके लिए बहुत बढ़िया है। डिबेंचर आर फिक्स्ड चार्ज फंड, ये क्या होता है, फिक्स्ड चार्ज फंड होते हैं, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करते प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट में कोई इनका कोई लेना देना नहीं है, इनको तो जितना इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पे कर दो, दैट्स इट, इनको उतना चाहिए होता है। द इशू डिबेंचर इज सुटेबल इन द सिचुएशन व्हेन द सेल एंड अर्निंग आर रिलेटिवली स्टेबल। जब कंपनी की सेल और अर्निंग दोनों स्टेबल होगी तो उस कंडीशन में आपके लिए डिबेंचर जो होते हैं वो सुटेबल होते हैं। डिबेंचर डज नॉट एंजॉय या कैरी वोटिंग राइट, इनका कोई वोटिंग राइट नहीं होता। जब इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं है तो शेयर होल्डर जो होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर, उनको इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका जो कंट्रोल होता है वो डाइल्यूट इससे नहीं होता, ठीक है ना। चलिए, फाइनेंसिंग थ्रू द डिबेंचर इज लेस कॉस्टली इन एज कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी कैपिटल, एज द इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डिबेंचर इज टैक्स डिडक्टिबल। कि भैया ये थोड़ी सस्ती होती है इन कंपैरिजन टू प्रेफरेंस और इक्विटी कैपिटल, क्योंकि इस यहाँ पर आपको ना टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं। प्रॉफिट में से पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर माइनस किया जाएगा, उसके बाद उस पर टैक्स लगाया जाएगा, तो टैक्स में डिडक्शन मिल जाती है ड्यू टू इंटरेस्ट जो आपने पे किया होता है, राइट। चलिए अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है बेटा हमारे पास, एज फिक्स चार्ज इंस्ट्रूमेंट डिबेंचर्स पुट अ परमानेंट बर्डन, कि भैया फिक्स चार्ज इंस्ट्रूमेंट है, राइट, तो एक बर्डन रहता है किसके ऊपर, कंपनी के ऊपर, कि भैया पे ऑफ करना है, पे ऑफ करना है, राइट। कभी कभी क्या होता है, जब अर्निंग जो होती है ना कंपनी की फ्लैक्चुएट करती है, उस टाइम पे रिस्क बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर द कंपनी हैज टू मेक अ प्रोविजन फॉर रीपेमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड डेट, कि भैया आपको अगर रीपेमेंट करनी है, वो डिबेंचर जो रिडीमेबल होते हैं, आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम के बाद इसको पे करना होता है, तो उसके लिए ना पहले से ही प्रोविजन बना के रखना पड़ता है,
राइट, कि भैया एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको पेमेंट तो करनी है, उसके लिए पहले से प्रोविजन बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से ठीक है स्पेसिफिक डेट पे पे करनी होती है, जिसकी वजह से उस पीरियड में उनको क्या रहता है, हमेशा एक फाइनेंशियल डिफिकल्टी उनके लिए बनी रहती है। ईच कंपनी हैज अ सर्टेन बोरोविंग कैपेसिटी, हर एक कंपनी की कुछ ना कुछ बोरिंग कैपेसिटी होती है। जब आप डिबेंचर इशू करते हो, ठीक है, तो कैपेसिटी जो होती है आपकी कंपनी की फर्दर बोरो करने के लिए, वो क्या होती है, कम हो जाती है। सिंपल सी बात है, ये भी तो एक तरह से बोरोइंग ही है। जब आप बोरो कर लोगे तो फर्दर बोरोइंग की कैपेसिटी तो कम होनी होनी है। ठीक है बेटा, चलिए देखते हैं हमारे पास डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर। जब हम बात करते हैं शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस की, तो सबसे पहले नेचर, ये एक तरह से कैपिटल होती है, ये तरह से क्या होता है, लोन होता है। ठीक है, इसके रिटर्न में क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है, इस पे क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। इनको वोटिंग राइट मिलता है, इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। इनके ऑनर्स को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर, इनके ऑनर्स को क्या बोलते हैं, क्रेडिटर या डिबेंचर होल्डर। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ शेयर्स, दो तरह के शेयर होते हैं, इसमें काफी तरह के डिबेंचर्स होते हैं। 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे आप लोग। सिक्योरिटी नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, यहाँ पे कोई भी चार्ज से सिक्योर्ड नहीं होते ये। और ये जो होते हैं वो असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करते हैं कि भैया अगर आपने डिबेंचर होल्डर का पैसा नहीं दिया तो आपके असेट्स को बेच के उनका पैसा पे किया जाएगा। अगला आता है हमारे पास बेटा कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, ये एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेटा, जो क्या करते हैं, सारे ऑपरेशंस करते हैं किससे रिलेटेड, डिपॉजिट और विड्रॉवल से रिलेटेड, कि पब्लिक जो है पैसा डिपॉजिट करे और निकाल पाए। इसके अलावा ये लोन भी देते हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए और बाकी सारी एक्टिविटीज के लिए। राइट, दीज बैंक्स आर प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, ये क्या होते हैं, प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं। एंड डू बिजनेस ओनली टू मेक ए प्रॉफिट, ये जो बिजनेस कर रहे होते हैं केवल प्रॉफिट कमाने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो दो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कमर्शियल बैंक की, लैंडिंग और बोरोविंग। ये उधार देते हैं और ये ठीक है बोरोविंग भी करते हैं। ठीक है, द बैंक रिसीव द डिपॉजिट एंड गिव मनी टू द वेरियस प्रोजेक्ट टू अर्न इंटरेस्ट। ठीक है, बैंक जो होते हैं क्या करते हैं, डिपॉजिट लेते हैं लोगों से और लोन देते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए। ठीक है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बैंक ऑफर करता है डिपॉजिटर को, उसको बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, बोरोविंग रेट। वाइल द रेट एट विच द बैंक लैंड मनी, जिसपे वो उधार देता है, उसको बोलते हैं लैंडिंग रेट। और ये लैंडिंग रेट जो होता है ना, वो हमेशा बोरोविंग रेट से ज्यादा होता है, और यही मेन इनका सोर्स ऑफ इनकम होता है। ठीक है बेटा, कि भैया आपसे पैसा लिया, आपको 3-4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया, और जो ये बाहर लोन दे रहे हैं, ठीक है, उस पर ये 10-12% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस है 4 और 10 के बीच में, यही इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग होता है। ठीक है, मेरिट, बैंक प्रोवाइड टाइमली असिस्टेंट टू बिजनेस बाय प्रोवाइडिंग फंड, कि भैया टाइमली पैसा प्रोवाइड करता रहता है जब भी मुझे जरूरत पड़ती है। ठीक है, सिक्रेसी ऑफ बिजनेस जो है वो मेंटेन रहती है, बिजनेस की जो सिक्रेसी है, जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो बैंक को प्रोवाइड की गई है बोरोवर द्वारा, वो हमेशा कॉन्फिडेंशियल ही रखी जाती है, उस इन्फॉर्मेशन को बाहर शेयर नहीं किया जाता। फॉर्मेलिटीज जो होती है जैसे इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, अंडरराइटिंग, या अब कंपनी जब इशू करती है शेयर तो उसमें प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, अंडरराइटिंग अंडरराइटर्स को हायर करना पड़ता है। राइट, तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो कि हमारे बैंक से फंड लेने के लिए कुछ खास फॉर्मेलिटीज नहीं है। ठीक है, चलिए, लोन फ्रॉम ए बैंक इज ए फ्लेक्सिबल सोर्स ऑफ फाइनेंस एज ए लोन अमाउंट कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड। ये फ्लेक्सिबल है, भैया जब मर्जी आप बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द फर्म। ठीक है ना, और एंड कैन बी रीपेड इन एडवांस व्हेन द फंड्स आर नॉट नीडेड, और आप इसको वापस भी कर सकते हो जब आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो आप रीपे कर दो। ठीक है, अब देखते हैं इसकी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है बेटा इसकी, ठीक है, ये मेनली ना शॉर्ट पीरियड के लिए मिलता है। राइट, एंड इसका एक्सटेंशन रिन्यूएबल जो होता है वो अनसर्टेन है, कि भैया ये फंड जो है वो आगे रिन्यू होगा, एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये पता नहीं होता। तो ये शॉर्ट पीरियड जो है उसके लिए मिलता है, ये इसकी लिमिटेशन है। बैंक मेड डिटेल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, बैंक जो है वो डिटेल इन्वेस्टिगेशन करेगा कंपनी के अफेयर के बारे में, उसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है ना, और सिक्योरिटी भी मांगता है कि भैया असेट तो दो, सिक्योरिटी, मोर्गेज क्या रखोगे आप, ठीक है, जिसके ऊपर हम आपको लोन दे, और पर्सनल सिक्योरिटी वगैरह जो होती है ना वो भी मांगता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, प्रोसीजर जो होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है लोन लेने का। ठीक है, इन सम केस डिफिकल्ट टर्म्स एंड कंडीशंस आर इम्पोज बाय द बैंक, बैंक ना कुछ टर्म एंड कंडीशन रख देता है, राइट, लोन देने की। फॉर एग्जांपल रेस्ट्रिक्शन में भी इम्पोज ऑन द सेल ऑफ मोर्गेज गुड्स, जिस गुड्स पे मोर्गेज किया गया है, जिस गुड्स को एज सिक्योरिटी रखा गया है, ठीक है, उन गुड्स को बेचने की रेस्ट्रिक्शन लगा देगा कि भैया आप इन गुड्स को नहीं बेच सकते नॉर्मल बिजनेस में, जिसकी वजह से उसकी जो वर्किंग होती है बिजनेस की, वो क्या होती है, डिफिकल्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए बेटा, अगला टॉपिक आता है हमारे पास इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, नाम से पता चलता है कॉर्पोरेट्स के बीच में जो डिपॉजिट होता है उसको बोलते हैं क्या, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। राइट, ये अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होते हैं मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी,
जो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ करती है, यहाँ पे दोनों ही कंपनी इन्वॉल्व होती है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कर रही है उसी को बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। दिस डिपॉजिट एसेंशियल ब्रोक्ड डिपॉजिट्स व्हिच लीड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रोकर्स। ठीक है ना, इसमें क्या होता है बेटा, ब्रोकर्स की जरूरत होती है डिपॉजिट करने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन देयर डिपॉजिट हायर देन ऑफ बैंक एंड अदर मार्केट। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होता है किससे, बैंक से और मार्केट के मुकाबले में रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी ज्यादा होता है। पर इसकी एडवांटेज क्या होती है, ठीक है, इनमें लीगल हैसल्स नहीं होते, ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती। ठीक है, सबसे बड़ी एडवांटेज की यही है। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को फंड दे रही है, राइट, विदाउट लीगल फॉर्मेलिटीज थ्रू अ ब्रोकर, उसको बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, जिसपे इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ज्यादा होता है किसके मुकाबले में, बैंक और मार्केट के मुकाबले में। ठीक है, चलिए टाइप ऑफ आईसीडी जो होता है हमारे पास, एक होता है 3 मंथ डिपॉजिट, ये बहुत पॉपुलर है। ठीक है ना, डिपॉजिट जनरली कंसीडर्ड बाय द बोरोवर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल। जब शॉर्ट टर्म कैपिटल की प्रॉब्लम आती है ना बोरोवर को, तो उस टाइम पे कौन क्या लेते हैं वो 3 मंथ डिपॉजिट ले लेते हैं। ठीक है, ये बहुत फेमस है। इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्या होता है, 12% के आसपास होता है, 6 मंथ का होता है। ठीक है, इट इज यूजुअली मेड फर्स्ट क्लास बोरोवर्स, जो फर्स्ट क्लास बोरोवर्स होते हैं ना, जिनकी क्रेडिट वर्थनेस बहुत ज्यादा होती है, उनको मिलता है ये, राइट। द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कितना होता है, 15% के आसपास होता है। कॉल्ड डिपॉजिट कौन सा होता है, ठीक है, दिस डिपॉजिट में कैन बी विड्रॉल बाय द लैंडर ऑन अ डे नोटिस, कि भैया जो पैसा डिपॉजिट कर रखा है ये वो पैसा होता है जो कभी भी विड्रॉ कर लेगा, बस एक दिन का नोटिस देना है कि भैया कल मुझे वापस पैसा चाहिए, तो उसको वापस पैसा देना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है इस पे केवल 10% के आसपास होता है। दैट्स इट विद आवर चैप्टर। आई होप सभी कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। सभी कंसेप्ट क्लियर हैं तो कमेंट सेक्शन में क्लियर लिखो, जिससे मुझे पता लग जाए कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं। ठीक है बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि कॉमर्स का आपका ये वन टाइम सॉल्यूशन बनने वाला है, सब कुछ आपको यही मिलेगा। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।